हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोगों ने सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो मूल पुस्तक है हिंदी साहित्य और भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने भाषा के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को भी हम लोगों ने कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाषा विज्ञान की। भाषा विज्ञान जिसके अंतर्गत ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, अर्थ विज्ञान ये सभी आ जाते हैं। उन सभी को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आप हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि भाषा विज्ञान से प्रश्न सभी में पूछे जाते हैं। या फिर आप एमए कर रहे हो, यूजी के स्टूडेंट हो या पीजी के स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए भी भाषा विज्ञान जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं: ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान का 4 अंग माना जाता है। और इनकी परिभाषा देख लेते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई शब्द है, यानी कि जो उच्चारण की दृष्टि से लघुतम इकाई है वो ध्वनि है, और सार्थकता की दृष्टि से जो भाषा की लघुतम इकाई है वह शब्द है या पद है। और भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुतम इकाई को पद या रूप कहा जाता है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। तो ये जो है भाषा के चारों तत्व हैं: ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। अब हम लोग इसमें बारी बारी से देखेंगे। ध्वनि विज्ञान पहले देख लेते हैं। ध्वनि को स्वनिम भी कहा जाता है। स्वनिम शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के स्वन धातु से हुई है, और स्वन का अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि के भी 3 पक्ष होते हैं: उत्पादन, संवहन और ग्रहण। अर्थात कि एक जगह से ध्वनि का उत्पादन किया जाता है, फिर वह संवहन यानी कि फैलती है, वायु तरंगे उसको फैलाने का कार्य करती हैं, और फिर ग्रहण उसको एक ग्रहणकर्ता होता है। ध्वनि का उत्पादन वागिंद्रियों से होता है, उसके संवहन के लिए वायु तरंगे कार्य करती है, और ग्रहण की क्रिया कान के द्वारा होती है। यानी कि वाग इंद्रिय, जब अगला व्यक्ति बोल रहा है तो अपने वाग इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है, कंठ का प्रयोग कर रहा है, मुंह का प्रयोग कर रहा है, जीभ का प्रयोग कर रहा है, दांत भी उसमें उसकी हेल्प करते हैं। फिर उसका जो संवहन है वो वायु तरंगों के द्वारा वो ध्वनि का संवहन करने का कार्य करती है। और उसके बाद जब अगला व्यक्ति उन्हें सुनता है तो वायु को ग्रहण करने का या ध्वनि को ग्रहण करने का जो काम होता है वह हमारे कान के द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि गुण 4 माने गए हैं: मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। ध्वनि गुण को ध्वनि लक्षण, रागीय तत्व, अखंड ध्वनि और रागिम, ये सभी ध्वनि गुण के ही नाम हैं। उसको ध्वनि लक्षण, रागीय तत्व, अखंड ध्वनि या रागिम आदि सभी कहा जाता है। इसमें आते हैं मान स्वर। मान स्वर की कल्पना जो सबसे पहले अमेरिका के प्रोफेसर डेनियन ने सन 1953 ईस्वी में की थी। इसे कार्डिनल वावल्स भी कहते हैं। मान स्वरों की संख्या 8 है, जो किसी भाषा विशेष से संबद्ध न होकर एक काल्पनिक स्वर है। ठीक है। और मान स्वरों का जो वर्गीकरण है, जैसे देखिए ये मान स्वर है, ये उनका मुख्य वर्ग की स्थिति है, ये जीभ की स्थिति है और ये ओठ की स्थिति है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही बात कर लिया था, जब हम लोग स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ रहे थे कि कौन सा स्वर कहाँ से उच्चारण होता है, तो उसकी जीभ की स्थिति कहाँ पे होती है, अग्र होती है, मध्य होती है, पश्च होती है, और ओठ की स्थिति कैसी होती है, और मुख्य विवर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसे देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे बड़ी ई है, इसका मुख्य विवर संवृत है, जीभ की स्थिति बड़ी ई और ए दोनों में क्या है, अग्र है, और ओठ की स्थिति अवृत्तमुखी है। चलिए आगे देखते हैं। मान स्वर को प्रधान स्वर या मेय स्वर भी कहा जाता है, और गौड़ मान स्वरों की संख्या 7 है। स्वनिम को ध्वनिग्राम भी कहते हैं, जो कि अंग्रेजी में फोनिम का रूपांतर है, किंतु भारत सरकार के पारिभाषिक और तकनीकी शब्दावली आयोग फोनिम का हिंदी अनुवाद स्वनिम माना है। स्वनिम के 2 भेद होते हैं: खंड और खंडेतर। ऐसी ध्वनियां जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं उन्हें खंड स्वनिम कहते हैं, और जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता है उन्हें खंडेतर स्वनिम कहते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले स्वर और व्यंजन, और जो इस खंडेतर स्वनिम है उसमें अनुनासिकता, सुर, अनुतान, संगम ये सभी आ जाएंगे। कुछ ध्वनि नियम हैं जो प्रमुख हैं, उनको हम लोग देखेंगे। 3 जो ध्वनि नियम हैं: ग्रीम नियम, ग्रासमैन नियम और बर्नर नियम।
ये काफी इम्पोर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं। ग्रीम नियम के प्रवर्तक याकोब ग्रीम है, जर्मन के तीनों लोग ही हैं। और ग्रासमैन नियम के प्रवर्तक हेरमन ग्रासमैन है। बर्नर नियम के प्रवर्तक कार्ल अडोल्फ बर्नर है। ये था ध्वनि विज्ञान। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग पद, या जिसे रूप विज्ञान भी कहा जाता है। तो प्रयोग जो समर्थ है सार्थक शब्दों को पद कहते हैं। यास्काचार्य ने पद के मुख्यतः 4 भेद माने हैं: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। इन 4 जो है ये पद के भेद हैं: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। अब आइए हम लोग देखते हैं कि रूप विज्ञान का या रूपिंग को किस किस आधारों पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, प्रयोग के आधार पर रूप विज्ञान को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है: मुक्त रूपिम और बद्ध रूपिम। रचना के आधार पर भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है: संयुक्त रूपिम और मिश्रित रूपिम। अगला है अर्थ व संबंध तत्व। अर्थ तत्व प्रदर्शक रूपिम, ये पहला उसका वर्गीकरण है, और दूसरा है संबंध तत्व प्रदर्शक रूपिम। आगे देखते हैं, खंडीकरण के आधार पर भी इसमें 2 भेद किए गए हैं: खंडात्मक रूपिम और अखंडात्मक रूपिम। तो रूपिम की संकल्पना, इस पर एक वीडियो और है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं अगर इसको विस्तार से देखना हो तो। आगे देखते हैं वाक्य विज्ञान। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पद समूह वाक्य कहलाता है। पद और वाक्य की महत्व की प्रतिष्ठा को लेकर 2 दार्शनिक सिद्धांत प्रसिद्ध हैं। आइए देखते हैं। एक है अभिहितान्वयवाद, जिसको पदवाद भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कुमारिल भट्ट हैं और इनका कथन है अभिहितानाम पदार्थानाम अन्वयः। दूसरा है अन्विताभिधानवाद या वाक्यवाद, इसका सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक प्रभाकर गुरु हैं। इनका कथन है अन्वितानाम पदार्थानाम अभिधानम। कविराज विश्वनाथ ने वाक्य के 3 अनिवार्य तत्व बताए हैं: पहला आकांक्षा, दूसरा योग्यता और तीसरा आसक्ति। आकांक्षा से आशय है अर्थ ज्ञान की पूर्ति की जिज्ञासा। योग्यता का अर्थ होता है बुद्धि संगत संबंध, और आसक्ति से आशय है अव्यवधान। वाक्य के मुख्यतः 2 अवयव होते हैं, एक होता है उद्देश्य और विधेय, जिसे आप लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। विभिन्न आधारों पर वाक्य के भेद जो हैं वो इस प्रकार हैं। मुख्य रूप से जो वाक्य हैं उसके 8 भेद माने जाते हैं: विधान सूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, संदेह सूचक, इच्छा सूचक और संकेत सूचक। ये जो हैं वाक्य के 8 भेद हैं अर्थ के आधार पर। और क्रिया के आधार पर 2 भेद हैं: क्रिया युक्त और क्रिया विहीन। रचना के आधार पर 3 भेद हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। शैली के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: शिथिल, समीकृत और आवर्तक। आकृति के आधार पर देखा जाए तो 2 ही भेद होते हैं: योगात्मक और अयोगात्मक। आइए अब देखते हैं अर्थ विज्ञान। तो शब्द के द्वारा जो हमें प्रतीति होती है उसे अर्थ कहा जाता है। और संकेत ग्रह यानी कि अर्थबोध के भारतीय विद्वानों ने 8 साधन माने हैं तथा पाश्चात्य विद्वानों ने 3 साधन माने हैं। पहले भारतीय विद्वानों के साधन को देखते हैं, फिर पाश्चात्य विद्वानों को देखेंगे। तो भारतीय विद्वानों ने 8 साधन माना है संकेत ग्रह का या अर्थबोध का। पहला व्याकरण, दूसरा आप्तवाक्य, तीसरा उपमान, चौथा वाक्य शेष प्रकरण, 5वां विवृति या जिसे व्याख्या और विवरण भी कहा जाता है, फिर है प्रसिद्ध पद का सन्निधि, व्यवहार, और 8वां है और लास्ट है कोश। पाश्चात्य विद्वानों ने 3 साधन माना है: पहला व्यवहार, दूसरा विवरण और तीसरा अनुवाद। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त कराने वाले व्यापार हैं, जो कि शब्द शक्ति की परिभाषा है। शब्द शक्तियाँ ये 3 होती हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। जो शब्द हैं, शब्द 3 प्रकार के होते हैं: वाचक, लक्षक और व्यंजन। तो जो शक्ति वाचक शब्द के अर्थ को बताती है वो अभिधा कहलाती है, और जो लक्षक शब्द के अर्थ को बताती है वो लक्षणा कहलाती है, और व्यंजन शब्द के अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्दों को व्यंजना कहा जाता है। जो वाचक शब्द का जो अर्थ होता है उसे हम लोग वाच्यार्थ कहते हैं। लक्षक का लक्ष्यार्थ और व्यंजक का व्यंग्यार्थ होता है। वाच्य का अर्थ होता है मुख्य, लक्ष्य का गौण और व्यंग्य का प्रतीयमान। शब्द शक्तियों से जो
संबंधित जो विस्तार से बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि शब्द शक्तियों पर विस्तृत चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आइए आगे इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शब्द शक्तियाँ जैसा कि भी आप लोगों ने ऊपर देखा 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इसकी परिभाषा है साक्षात संकेतित अर्थ यानी मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शक्ति कहते हैं। मुख्यार्थ का बाधा होने पर, रूढ़ि के कारण या किसी प्रयोजन के लिए मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ ज्ञान का जिस शक्ति के द्वारा होती है वह लक्षणा है। अर्थात लक्षणा के 3 हेतु हैं, मुख्यार्थ का बाधा, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से योग और तीसरा है रूढ़ि या प्रयोजन। अब आइए व्यंजना देख लेते हैं। व्यंजना शक्ति ऐसे अर्थ को बतलाती है जो अभिधा, लक्षणा या तात्पर्य वृत्ति द्वारा उपलब्ध नहीं होता। व्यंजना व्यापार को ध्वनन, गमन, प्रत्यागमन आदि कहते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थ के 3 भेद बताए हैं, कोशार्थ, व्याकरणार्थ और अनित्यार्थ। शब्द मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एकार्थक और अनेकार्थक। एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के 10 साधन माने गए हैं और अनेकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के 14 साधन माने गए हैं। एकार्थक शब्दों के साधनों को देख लेते हैं। वक्ता, बोद्धा ऐसे श्रोता भी कहते हैं, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि, प्रकरण, देश, काल, काकू और लास्ट में है चेष्टा। अनेकार्थक शब्द के साधनों को देखें तो संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द का सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति और स्वर, ये सभी अनेकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के 14 साधन हैं। अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाएं होती हैं, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। देखिए ये 3 दिशाएं हो गई, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। फिर अर्थादेश का भी 4 भेद हो जाता है, अर्थोत्कर्ष, अर्थापरकर्ष, मूर्तिकरण और अमूर्तिकरण। तो पहले हम लोग अर्थ विस्तार देखेंगे, अर्थ संकोच देखेंगे और फिर अर्थादेश देखेंगे। देखिए अर्थ विस्तार को देखा जाए, ये शब्द है स्याही, जिसका कि मूल अर्थ काली स्याही से होता था पहले, लेकिन अब देखेंगे तो सभी रंग की जो लिखने की स्याही आती है सभी को स्याही कहा जाता है। तेल, पहले तिल का तेल इसका अर्थ होता था, लेकिन अब देखेंगे तो सभी प्रकार का तेल है उसको भी हम लोग तेल ही कहते हैं। कुशल, पहले जो कुशों को लाने में कुशल होता था तो ये उसी को सिर्फ कुशल कहा जाता था, लेकिन आप लोग वर्तमान में देखिए तो जो निपुण है, चतुर है या किसी एक कला में प्रवीण है या दक्ष है उसे हम लोग कुशल कहते हैं। तो ये इसका अर्थ विस्तार हो गया। पहले प्रवीण का अर्थ होता था केवल वीणा वादन में निपुण, लेकिन अब कोई दक्ष है, चतुर है तो उसे हम लोग प्रवीण कह देते हैं। महाराज का अर्थ होता था राजा, लेकिन अब वर्तमान में समय में देखें तो जो रसोइया है उसे भी महाराज कहा जाता है। गवेषणा का अर्थ होता है, मतलब मूल अर्थ इसका होता था गाय चाहना, लेकिन जो वर्तमान अर्थ जो परिवर्तित हो गया, इसका अर्थ विस्तार हो गया तो गवेषणा का अर्थ हो गया खोज करना। तो ये इन सभी शब्दों का ये अर्थ विस्तार है, यानी कि पहले वो किसी एक चीज के लिए उपयोग में लिए जाते थे, लेकिन बाद में वे बहुत सारी चीजों के लिए उपयोग किए जाने लगे, इसका अर्थ बदल गया। अब अर्थ संकोच देखें, इसमें उसका अर्थ छोटा हो जाता है। जैसे देखिए एक शब्द है सर्प, इसका कि मूल अर्थ है जो सरकता है, यानी कि सरकने वाली सभी चीजों के लिए सर्प कहा जा सकता है, इसका मूल अर्थ है। लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो सर्प का मतलब केवल सांप से रह गया, इसका अर्थ बदल गया, तो इसका अर्थ संकोच हो गया। आइए और उदाहरणों को देखते हैं। कुंजर, ठीक है, तो पहले जो है जो कुंज में विचरता है उस सबके लिए कुंजर का उपयोग किया, इसका मूल अर्थ यही है, लेकिन वर्तमान समय में कुंजर का अर्थ केवल हाथी है। धान्य, धान से संबंध जितनी भी चीजें थी तो धान्य उसके लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो चावल और अन्न, सिर्फ चावल और अन्न को ही क्या कहा जाता है, धान्य कहा जाता है। प्रसन्न करने वाला, जितनी भी चीजें थी प्रसन्न करने वाला उन सबके लिए मोदक का उपयोग किया जाता था, यानी मोदक शब्द का, और वर्तमान में मोदक शब्द का अर्थ केवल लड्डू है, तो ये इसका अर्थ संकोच हो गया। ऐसे ही बाकी कई सारे उदाहरण हैं, आप लोग देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आगे अर्थादेश को। इसमें अर्थोत्कर्ष है, अर्थापकर्ष है, मूर्तिकरण और मूर्तिकरण है, ठीक है। तो ये सब उदाहरण है, आप लोग इन सबको देख सकते हैं, चाहे तो इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस भाषा विज्ञान में आप लोगों ने शब्द विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान, चारों विज्ञानों को संक्षेप में देखा, और शब्द शक्तियों का जो विस्तृत चर्चा है वो हम लोगों ने उसकी ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।